कल हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपको रेंज बता देता हूँ कि आपका रेंज जो लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस का किस वैल्यू तक एग्जिस्ट करता है। तो अप टू 1 ओम, ठीक है, यानी 0 से लेकर के 1 ओम तक के बीच की जो वैल्यू किसी भी वायर की या किसी भी इक्विपमेंट्स की अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको हम लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। फिर अगर आपका 1 ओम से लेके 0.1 मेगा ओम, 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक की का रेजिस्टेंस अगर किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी वायर का, किसी केबल का या किसी लाइन का है, ठीक है, तो वो आपका मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपका ग्रेटर देन 0.1 मेगा ओम है किसी भी इक्विपमेंट का, केबल का या लाइन का, तो वो आपका हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के आपके टोटल 4 मेथड्स हैं। पहला आपका डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मेगा ओम ब्रिज मेथड एंड मेगर टेस्ट। तो हम लोगों ने लॉस ऑफ चार्ज मेथड को क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। आवाज आ रही है सभी लोगों के पास, सुन रहे हैं सभी लोग? अमन सिंह, अमित कुमार वर्मा, अमित कुमार वर्मा, हेलो, बिमलेश यादव, ईशु, ईशु, अनुमा कंचन, खुशबू, खुशबू आ रही है आवाज बेटा? नीलिमा, प्रियांशी, प्रियांशी, रतन सिंह, स्तुति, तमन्ना, विवेक सिंह यादव, ओके। मैंने सभी लोगों को कल उसके वॉट एनर्जी मीटर के बारे में बोला था, तो सभी लोगों ने स्टडी किया उसको? सभी लोगों ने देखा था? ठीक, तो समझने में कहीं किसी को मतलब प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मैंने बताया कि आपका देखो एग्जाम, इस आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके लिए तो एनर्जी मीटर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो घरों में आपका एनर्जी मतलब जो बिल निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है ना, वो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना अमाउंट हर महीने किस यूनिट के हिसाब से हो रहा है,
ये सारी चीज़ें आपका एनर्जी मीटर है वो, यानी उसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो इसीलिए आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर एनर्जी मीटर के बारे में नहीं जानोगे, या एनर्जी मीटर किस तरीके से, मतलब स्टार्टिंग में एनर्जी मीटर जो आता था एक ब्लैक कलर का बॉक्स आता था, अभी भी मतलब कई घरों में मतलब लोकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि एनर्जी मीटर आपका क्या है, एक इंटीग्रेटिंग टाइप डिवाइस है। इंटीग्रेटिंग टाइप मतलब क्या है कि वो सम करता हुआ चलेगा, यानी प्रीवियस डेटा को क्या करता हुआ चलेगा, सम करता हुआ चलेगा। तो कहीं पे किसी पॉइंट पे किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है, अगर लोगों ने वाकई पढ़ा जा करके तो अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है, मैं उसको, देखो उसमें क्या, जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, उसी प्रिंसिपल पे एनर्जी मीटर भी वर्क करता है, ठीक है। उसमें क्या है कि मतलब एक आपका फिक्स सिस्टम होगा, उसमें भी सप्लाई जा रही होगी, और एक आपका मूविंग सिस्टम होगा, उसमें भी सप्लाई। उसमें आपका एल्युमिनियम का एक डिस्क, जो सबसे पहला एनर्जी मीटर जो आपका ब्लैक बॉक्स जो आता है, जिसमें एनालॉग फॉर्म में आउटपुट आता था 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ, उसमें आपका क्या होता था कि एक एल्युमिनियम की डिस्क होती थी, ठीक। तो वो आपका क्या है कि उस पे फोर्स, जैसे मोटर नहीं होता है कि मोटर पे हम जब सप्लाई देते हैं वाइंडिंग्स में, तो उसका रोटर आपका क्या है, रोटेट होने लगता है। तो अब उसमें कितनी सप्लाई हम दे रहे हैं, तो वो आपका उसका रोटेशन जो है वो लोड पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा लोड कनेक्ट करते हो तो उसके जो कोर मटेरियल में उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उसका जो रोटेशन है वो ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से आपका जो काउंटिंग है वो फास्ट होगी। तो मैं उसको बता देता हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बताओ। हम्म। एक प्रॉब्लम होता है क्रीपिंग का। कई बार होता है कि आपका जो, हम लोड नहीं कनेक्ट किए रहते हैं, तब भी आपका जो मतलब वो क्वाइल होती है या जो डिस्क होती है वो ऑटोमेटिक रोटेट होती रहती है। तो अगर बिना सप्लाई के अगर आपका जो डिस्क है वो रोटेट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग प्रॉब्लम। CREEPING, क्रीपिंग होता है एनर्जी मीटर में। 3 फेज का है, सिंगल फेज का ऊपर होगा। देखो, इसमें जो आपका वोट मीटर का जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें आपका जैसे प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से सिमिलर वे में एनर्जी मीटर में भी होगा। अब जैसे ये आपकी एक डिस्क है, तो ये आपकी क्या हो गई, मूविंग, एक तरह से जैसे इसमें पार्ट दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो, यहाँ पे कि मतलब टोटल आपके 4 पार्ट्स होते हैं, ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम और रजिस्टरिंग सिस्टम। रजिस्टरिंग सिस्टम का मतलब है कि वो वाला सिस्टम जहाँ पे आपका डेटा कलेक्ट होता है, यानी जो आपको शो होता है। एनालॉग वाला एनर्जी मीटर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो इस तरह का जो एनर्जी मीटर आपका होता है।
देखो जैसे पहले ये वाला है, इस तरह के पहले आते थे आपके जो घरों में मीटर लगता था, ठीक है। सबने देखा होगा कि पहले प्रीवियस टाइम पे इस तरीके के आते थे। एक उससे भी थोड़ा सा ओल्ड टाइप का आता था। ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका जैसे ये जो है, ये आपका एनालॉग टाइप एनर्जी मीटर है। तो इसमें इसी को हम बोलते हैं आपका जो ये वाला कंपोनेंट था लास्ट वाला, रजिस्टरिंग सिस्टम। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो आपका ये आपका एनर्जी मीटर है। इसमें इसी में आपका क्या है, इनसाइड में आपका मूविंग सिस्टम भी होगा, ब्रेकिंग सिस्टम भी होगा, ड्राइविंग सिस्टम भी होगा, ठीक है। और ये जो हमें एक्सटर्नल में दिख रहा है, ठीक है, वैल्यूज के टर्म्स में, एनालॉग वैल्यूज के टर्म्स में, इसको हम कहते हैं आपका रजिस्टरिंग सिस्टम। जो घरों में जैसे ये पहले यूज होता था, अभी देखो आपका कि जो करंट सिनारियो में सभी लोग अपने यहाँ घर पे देख रहे होंगे, ये वाला आपका मीटर दिख रहा होगा, सही है। आपके घर में जो एनर्जी मीटर मतलब जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हर महीने या मतलब ईयरली, तो इस तरह का घर में सबके लगा होगा, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी मीटर है। बेसिकली आपका जो ये क्लोज है वो यही है। इसको एक सेफ्टी यानी प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से या सेफ्टी के लिए इसको क्या करते हैं, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे जो आपका एनालॉग इंडिकेशन था, अब उसको हमने रिप्लेस कर दिया, डिजिटल कर दिया बस। तो एनर्जी मीटर अगर नहीं भी मतलब किसी ने देखा है तो आई होप कि यहाँ से सबने देख लिया होगा कि एनर्जी मीटर क्या होता है या किसको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर, ठीक है। तो अब इस पे अगर आए हम इस पार्ट पे देखो, तो ड्राइविंग सिस्टम कि इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोमैग्नेट whose core is made up of silicon steel laminations. The coil of one electromagnet is called current coil and the other coil is called pressure coil. तो उसमें जो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल है, ये आपका क्या है, ड्राइविंग सिस्टम है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये आपका प्रेशर कॉइल है और ये आपका क्या है, करंट कॉइल है। प्रेशर कॉइल कैसे है कि ये सप्लाई के पैरेलल में कनेक्टेड है। प्रेशर का मतलब होता है वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में प्रेशर का मतलब होता है वोल्टेज। अब देखो यहाँ से जैसे मेन सप्लाई का ये सिंगल एनर्जी मीटर है, सिंगल फेज, तो यहाँ से आपका जो सप्लाई आ रही है तो इसके जस्ट पैरेलल में एक हमने कॉइल बना दिया है। तो ये क्या है कि इसके पैरेलल में है तो इसलिए इसको प्रेशर कॉइल बोल रहे हैं, ये इसके सीरीज में है तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, करंट कॉइल बोल रहे हैं। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल जो है आपका ड्राइविंग सिस्टम हो गया। इनको हम इन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या बोलते हैं, सीरीज एंड शंट मैग्नेट्स भी बोलते हैं। बेसिकली इनका वर्क क्या है, वहां पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट मैग्नेट इज ब्रॉट टू एग्जैक्ट क्वाड्रेचर विद सप्लाई वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ कॉपर शेडिंग बैंड्स व्हिच पोजीशन इज एडजस्टेबल। नेक्स्ट है आपका मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम मतलब क्या, जो मूव हो रहा हो। तो मूव क्या होगा, डिस्क जो लगी होगी, एल्युमिनियम की डिस्क होती है, ठीक है। तो लाइट एल्युमिनियम डिस्क माउंटेड इन अ लाइट एलॉय shaft is the main part of moving system. This disc is positioned in between series and shunt magnets. तो यहाँ पे आपका देखो सीरीज और शंट मैग्नेट्स के बीच में आपका एक डिस्क लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब एक आपका स्पिंडल के थ्रू ये क्या रहता है, अटैच्ड रहता है। तो ये आपका डिस्क है, ये आपका क्या है, मूविंग सिस्टम है। इसी के अराउंड आपका एक इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये कि सप्लाई ना हो, जैसे मैंने आपको बताया क्रिपिंग एक प्रॉब्लम होता है, क्रिपिंग प्रॉब्लम होता है एनर्जी मीटर में। वो क्या करता है कि आपका बिना
लोड कनेक्ट किए ही एनर्जी मीटर क्या होता है, उसका मूविंग सिस्टम काम कर रहा होता है, यानी मूव कर रहा होता है। तो यानी जब वो मूव करेगा तो रजिस्टरिंग मैकेनिज्म क्या करेगा, कंटिन्यूसली नंबर को रिकॉर्ड करता रहेगा। तो पता चला कि हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी नहीं की, फिर भी हम क्या कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं। तो अब जैसे ब्रेकिंग सिस्टम क्या है कि अ परमानेंट मैग्नेट इज प्लेस्ड इन नियर एल्युमिनियम डिस्क, एल्युमिनियम डिस्क के बिहाइंड हम एक परमानेंट मैग्नेट फिक्स करते हैं, किसके लिए, फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग, फॉर द ब्रेकिंग मैकेनिज्म। दिस मैग्नेट रिप्रोड्यूस इट्स ओन फील्ड, the disk moves in the field of this magnet and a braking torque is obtained. The position of this magnet is adjustable and hence braking torque is adjusted by shifting this magnet to different radial positions. This magnet is called braking magnet. Registering system mechanism क्या है कि it records continuously a number which is proportional to the revolutions made by the aluminum disk. तो आपका जो रजिस्टरिंग मैकेनिज्म होता है इसी को एक कांस्टेंट बोलते हैं, रिवॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू मतलब इस तरह से प्रोवाइड की जाती है। अब यहां से देखो आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। ये है, यहां से देखो आपका क्या सप्लाई, यहां पे लोड कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड होगा तो लोड में आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा करंट फ्लो होता जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी एल्युमिनियम डिस्क है ये आपकी जितनी रोटेट होगी तो यहीं पे ही आपका क्या है, रजिस्टरिंग सिस्टम होगा। जितना रोटेट होगा वो उतने नंबर्स को काउंट करता रहेगा। और इसके रेडियल पोजीशन पे यहाँ पे कहीं हम एक परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इसमें यानी सप्लाई आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं आएगी सप्लाई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो लेकिन ब्रेकिंग के लिए हम परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेते हैं। तो आपका क्या, वो ब्रेकिंग मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए, ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए आपका क्या है, परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। अब उसमें देखो कि आप सभी लोगों को मतलब जिन्हें भी डाउट था क्या उन्हें क्लियर हो गया कि आपका ड्राइविंग सिस्टम क्या है। ये आपकी डिस्क है, एक एल्युमिनियम डिस्क है। इसमें देखता हूं मैं, दिख रहा है सभी लोगों को? ठीक, देखो इसमें थोड़ा सा ये वाला जो आपका डायग्राम है, ठीक, ये आपका इसमें थोड़ा सा मतलब क्लियर कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है। इसमें देखो आपका इधर से सप्लाई है और इधर आपका क्या है, लोड कनेक्टेड है। इसलिए आप देखोगे कि घर में जो आपका मीटर कनेक्टेड है उसमें 4 वायर कनेक्ट होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है बिजली वाला, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मीटर आपका लगा हुआ है उसमें 4 कनेक्शन होंगे। अगर आपका तो एक दो जो है आपका सप्लाई का आता है, यानी जो सप्लाई, और 2 जो आपके घरों में सप्लाई जा रही होती है, यानी जहाँ पे हम फैन, बल्ब और जो भी आपका आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम्स जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या है, तो उसमें आपको कोई पूछ ले कि इसमें 4 वायर क्यों है, तो 2 वायर आपका क्या है, मेन सप्लाई की हैं, और 2 वायर आपके घरों में जो सप्लाई जो लोड कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं वो उसकी। इसमें देखो आपका एक करंट, मैंने आपको बताया कि 2 कॉइल होंगे, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल आपका क्या होगा, इसके पैरेलल में कनेक्टेड होगा सप्लाई के। देखो यहाँ से एक वायर लिया, इसमें वाइंडिंग कर दी और उसके बाद इसको इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया। एक कॉइल आपका करंट कॉइल होगा जो इसकी सीरीज में, तो ये 2 आपके क्या है,
मैग्नेट्स हैं, इनको सीरीज मैग्नेट्स बोलते हैं और इसको शंट मैग्नेट्स बोलते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट्स नहीं है। ये जो आपकी एल्युमिनियम डिस्क है जो वायलेट कलर की दिख रही है, ठीक है, इसको इस तरीके से आपका परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से क्या करते हैं, ब्रेकिंग मैग्नेट इसको बोलते हैं। और आपका ये स्पिंडल है जिसपे आपका क्या ये सब रोटेट होता है, यानी फिक्स भी रहता है और रोटेट भी होता है। यहाँ से आपका क्या रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म फॉलो होता है। अभी समझ में आया सबको एनर्जी मीटर आपका किस तरीके से वर्क करता है। अगर किसी को फिर से बोलिए। हाँ हाँ, ये जो आपका जैसे ये दोनों ही ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होंगे उसके बाद क्या उनके बीच का फेज डिफरेंस, जैसे ये आपका फेजर डायग्राम है, देखो यहाँ एनर्जी मीटर, तो इसमें आपका क्या है कि दोनों तरफ से आपका क्या ईएपी मतलब जो करंट है और जो ईएमएफ है वो दोनों की वजह से हो रहा है। तो उनके बीच में जो मतलब आपका क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बीच में फेज डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे आपको देखो कि ये फाई एस एच है, ये फाई पी है, आई पी इसमें करंट जा रहा है, यहाँ पे फाई एस सी भी आ रहा है, ठीक है, और फाई एस सी या फाई एस से उसको शो कर रहा है, मतलब प्रेशर कॉइल को फाई पी से और जो आपका करंट कॉइल है वो फाई एस है। तो ये दोनों मिल करके ही आपका क्या टॉर्क डिस्क पे जो है टॉर्क जनरेट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। मैं थोड़ा सा एनर्जी मीटर को लेकर के इसलिए आपको अवेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मली हमारे ह्यूमन मतलब जैसे डेली लाइफ में यूज हो रहा है चीज़ें, और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर हम इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं या इसके बारे में थोड़ा सा भी फेमिलियर नहीं है तो ये मतलब ठीक बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को मतलब कोई बाकी इसके वही चीज़ें आपकी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया यही सारी चीज़ें इसमें आपका क्या है यहाँ पे लिखी गई होंगी। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ लेना, उसको टॉर्क इक्वेशन कैसे आपका ड्रॉ होगा ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ईएपी जो है वो आपका ईडी ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू फाइव पी मतलब आपका पोटेंशियल कॉइल की फ्लक्स की वजह से, ई एस इक्वल टू ई एम एफ इंड्यूस ड्यू टू फाइव एस मतलब आपका सीरीज कॉइल की वजह से जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, उन दोनों की वजह से जो करंट फ्लो होगा उस करंट की वजह से आपका क्या होगा टॉर्क जनरेट होगा। तो इस टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे मतलब आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आपका वैल्यू आया टी डी इक्वल टू के थ्री वी आई कॉस फाइव। दस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द ट्रू वैल्यू या ट्रू पावर इन द सर्किट। तो जो एनर्जी मीटर होता है वो आपका क्या मेजर करता है, ट्रू पावर या रियल पावर। अब इसमें देखो कि आपका क्या ब्रेकिंग टॉर्क को इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आपका जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो आपकी उसकी स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ये मतलब डायरेक्ट एक रिलेशनशिप ऑलरेडी निकाला गया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से एन की वैल्यू जो स्पीड की वैल्यू है के वी आई कॉस पाई या के वी आई कॉस पाई आपका क्या पावर है। तो यहाँ से इसको के जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी आप जाओगे आपको क्या है इस के को ही मिलेगा रीडिंग जो है। तो इसको बोलते हैं मीटर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। Thus, the number of revolutions of the disk per kilowatt hour of energy consumption is called the meter constant. तो जनरली आपको एक एनर्जी मीटर का मीटर कांस्टेंट दिया रहेगा और उसके बाद ये देगा कि इतना पावर वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो कितनी एनर्जी वहाँ पे खर्च हो रही होगी। इस तरीके का प्रॉब्लम्स मतलब न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एरर्स एंड कंपनसेशंस।
तो लैग ये सब आप इसको स्टडी करना। अगर किसी को कहीं डाउट होता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एक मेन प्रॉब्लम होता है, इसको थोड़ा सा जनरली पूछा जाता है, क्रीपिंग। ठीक है, तो क्रीपिंग आपका, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्रीपिंग इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि डिस्क रोटेट्स विदाउट लोड। कुछ मान लो किसी मीटर में आपका क्या है कि डिस्क ऑटोमेटिक रोटेट हो रहा है, बल्कि हमने लोड कनेक्ट ही नहीं किया है। तो उससे क्या होगा कि मान लो आपका जो रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग ना दे करके आपका क्या होगा, एक तरीके से गलत रॉन्ग रीडिंग मेजर करेगा। In some meters, the disc rotates slowly and continuously when there is no load. The rotation of disc without any current through current coil and only due to the excitation of pressure coil is called creeping. तो आप समझ में आया कि क्रीपिंग क्या है? सभी लोगों को आइडिया लगा? हेलो, सुन रहे हैं सभी लोग? ठीक, तो आपका जो ये क्रीपिंग प्रॉब्लम है वो पोटेंशियल कॉइल जो है इसमें करंट फ्लो होने की वजह से होता है। और पोटेंशियल कॉइल आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, तो लोड अगर कनेक्टेड या नहीं कनेक्टेड है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सीरीज कॉइल जो है आपका या करंट कॉइल जो है वो तो लोड से कनेक्टेड है, तो लोड जब कनेक्ट होगा तभी उसमें करंट फ्लो होगा। तो द डिस्क रोटेट स्लोली एंड कंटिन्यूसली व्हेन देयर इज नो लोड। द रोटेशन ऑफ डिस्क विदाउट एनी करंट थ्रू करंट कॉइल एंड ओनली ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ प्रेशर कॉइल इज कॉल्ड क्रीपिंग। ये आपका क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ओवर कंपनसेशन। मतलब ऐसा है कि डिस्क आपका पूरी तरीके से क्या फ्रिक्शनलेस हो गया, उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, तो इस केस में आपका क्रीपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए भी आपका जो है क्रीपिंग प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज करने के लिए या क्रीपिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए भी आपका एक सिस्टम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, और सिंपल वही है कि आपका क्या है कि उसमें फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दें इस तरीके से, मतलब आपका इस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन या इस तरीके से कुछ हो कि आपका क्या है जो ऑटोमेटिक रोटेशन है वो स्टॉप हो जाए। तो ये हालांकि मैं मतलब एनर्जी मीटर सबको बोला था, तो इसी तरीके से आप 3 फेज एनर्जी मीटर भी स्टडी करना या कर चुके होंगे लोग। न्यूमेरिकल इस पे जरूर सॉल्व कर लेना, जो न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, इससे ही आपको समझ में आएगा कि कैसे जो एनर्जी मीटर का मतलब पावर वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस पे आते हैं अब मेजरमेंट पे। तो आपकी जो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए टोटल 4 मेथड्स हैं: डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मेगा ओम ब्रिज और मेगर। तो हमने लॉस ऑफ चार्ज मेथड को एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ठीक है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन और मेगर टेस्ट को एक्सप्लेन आज करेंगे। तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड में आपका क्या है कि सिंपल, जैसे कोई किसी हाई रेजिस्टेंस आपका जनरली किस में होगा? केबल्स में होगा। मैंने बताया था केबल्स में आपको मैं दिखाता हूं कि इसमें देखो आपका जो भी केबल होता है, तो केबल में टोटल ये आपका कंडक्टर है, दिख रहा है सबको?
ठीक है। हाँ, तो जो आपका केबल होता है उसमें देखो केबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ये केबल है, केबल के अंदर कंडक्टर सबसे मतलब ये समझ लो कि उसके हार्ट में मतलब बिल्कुल सेंटर पे कंडक्टर होते हैं। उसके ऊपर आपकी 4-5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो केबल आपका इसके लिए यहाँ पे अगर आप कोई इधर अपने कॉलेज के सब स्टेशन की तरफ गया होगा, जो पीछे कॉलेज के पीछे जो बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या है कि केबल्स के थ्रू कंट्रोल पैनल में जो सप्लाई गई है वो केबल्स के थ्रू गई हुई है। तो उस केबल में आपका जानते हो, देखो 4-5 पार्ट में आपका ये रहता है। तो उसमें जैसे कंडक्टर होता है, फिर इसके ऊपर एक पेपर लगा होता है, उसको पेपर इंसुलिन बोलते हैं। फिर उसके ऊपर एक शीथ होता है वाइट कलर का। फिर उसके ऊपर आपकी एक और लेयर होती है, उसको बेडिंग बोलते हैं। फिर इसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको आर्मरिंग बोलते हैं। उसके ऊपर फाइनल जो ब्लैक कलर का कवर होता है, केबल्स के ऊपर जो ब्लैक कलर का कवर होता है, वो आपका सर्विंग बोलते हैं उसको। तो यानी केबल के अंदर जो कंडक्टर होता है वो ऐसे ना रख करके उसको क्या है पूरी प्रॉपर तरीके से क्या है आपका रखा जाता है, जिसमें कंडक्टर है, पेपर इंसुलेशन है, ली शीथ है, बेडिंग है, आर्मरिंग है, सर्विंग है। समझ में आ रहा सबको? देखो आपका ये है, इस तरीके से दिखता है। आई होप कि सभी लोग इस चीज़ से मतलब देखे होंगे, फेमिलियर होंगे। ठीक है, ये है आपका केबल जो ट्रांसमिशन वायर के लिए मतलब आपका इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। तो उसी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं कि उसी के यहाँ पे देखो इंसुलेटिंग मटेरियल वही दिखाया, ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये आपका क्या है शीथ है, और ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इसी चीज़ को मतलब जो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इसी का रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा होता है, 100 मेगा ओम, मतलब 0.1 मेगा ओम से ज़्यादा होता है, यानी 1000 मेगा ओम, इस तरीके से आपकी वैल्यू होती है। तो उसी को हमें मेज़र करना है। तो उसको मेज़र करने के लिए जैसे आपका डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड में क्या करते हैं जनरली कि सिंपल एक अमीटर और एक आपका गैल्वेनोमीटर टाइप वोल्ट मीटर को क्या करते हैं इसके पैरेलल में और सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें देखो आपका किस तरीके से डायरेक्ट डिफ्लेक्शन होता है। द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड इज बेसिकली, ये वाला जो आपका डायग्राम है ये डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेजरमेंट मेथड का है। तो ये आपका यहाँ पे देखो कि जिस भी इंसुलेटिंग मटेरियल का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है, ये आपका उसका क्या है गार्ड रिंग एक यूज करते हैं जिससे लीकेज ना हो, और इसके सीरीज में हमने एक माइक्रोमीटर कनेक्ट कर दिया, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। यहाँ से सप्लाई देंगे तो आपका जो फ्लक्चुएशन होगा उसको क्या करते हैं वोल्ट मीटर को मीटर से डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद यही जो रीडिंग आती है ये आपका क्या हो जाता है उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो द फॉर हाई रेजिस्टेंस सच एज इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द माइक्रोमीटर। क्योंकि मैंने जब आप खुद सोचो कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी, बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा, तो सिंपल सी बात है कि उसमें करंट आपका बहुत ही नैनो की फॉर्म में वो मतलब फ्लो हो रहा होगा। ठीक, तो आपका इस तरीके से
हम हाई वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करते हैं कि तो देयरफॉर विद एन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 1 किलो वोल्ट रेजिस्टेंसेस एज हाई एज 10 गीगा ओम और 100 गीगा ओम कैन बी मेजर्ड। तो ये आपका इस तरीके से डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड मेजर होता है। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड से हाई रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। जनरली देखो क्या है कि हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक सलाइन वाटर में डीप कर देते हैं केबल को, ठीक है, क्योंकि उससे जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, तो हमें एक्चुअल मेजरमेंट नहीं मिल पाता है। तो एक्चुअल मेजरमेंट करने के लिए डायरेक्ट डिफ्लेक्शन में हम करते क्या हैं कि केबल को एक सलाइन वाटर में डीप करते हैं, फिर तब उसके बाद इसमें कनेक्शन करते हैं। तो ये देखो आपका जो सेकंड वाला डायग्राम है 13.17, इसमें यही किया गया है कि मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल हैविंग नो कंडक्टिंग शीथ। तो यहाँ से कि द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल shown in figure, the galvanometer G measures the current IV between the conductors and the metal sheath. The leakage current IL over the insulating material is carried by the gauge wire wound on the insulation and therefore doesn't flow through the galvanometer. तो इस तरीके से आपका क्या है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड से रेजिस्टेंस आपका की वैल्यू हो गई R इक्वल टू V बाई आर। तो V क्या है, जो पोटेंशियोमीटर आपने यूज किया है, सॉरी जो आपने वोल्टमीटर जो आपने यूज किया है, ठीक है, और IR क्या है आपका, जो यहाँ से गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो रहा है। तो इनका रेशियो आपको क्या दे देगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल दे देगा। नेक्स्ट मेथड है आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड, को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका एक आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस, सिलेबस में आपका देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे सुन रहे हैं सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ लो मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस और इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक। तो इस टॉपिक को यहाँ पे आपका एक छावनी वाले में दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो ये समझ लो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है ये मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस विद पावर ऑन। तो घरों में जो हमारा सप्लाई आती है, ठीक है, उसके बीच में इंसुलेशन कितना है, इस चीज को भी मेजर किया जाता है। तो उस रेजिस्टेंस को, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस तरीके से हम करते हैं या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, इस चीज को हमें स्टडी करना है। ये देखो आपके सिलेबस में इस चीज को कवर किया हुआ है पूरे एक टॉपिक के फॉर्म में, ठीक है। तो इन सर्टेन केसेस इट इज नेसेसरी टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो आपका वायर है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द सेंस जो आपके घरों में कनेक्शन हुआ है, ठीक है, जो आपके घरों में कनेक्शन हुआ है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। तो इन सर्टेन केसेस इट इज नेसेसरी टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हेन सर्किट इज लाइव। सर्किट इज लाइव इन द सेंस इसमें सप्लाई आ रही है, यानी ऑन कंडीशन में है। तो इसके लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि 2 वोल्ट वोल्टेज मेजरमेंट्स आर डन फर्स्ट विद वोल्ट मीटर कनेक्टेड बिटवीन पॉजिटिव मेन एंड द ग्राउंड। ये आपका बीच में ग्राउंड है, इसमें भी इसमें भी। तो ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो डीसी में एक आपका पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो ऊपर वाला जो है ये पॉजिटिव है, नीचे वाला वायर जो है ये नेगेटिव है। तो एक बार हम पॉजिटिव से अर्थ के बीच में मेजर करेंगे वोल्टेज, एक बार हम नेगेटिव से अर्थ के बीच में क्या करेंगे, वोल्टेज मेजर करेंगे। लेट R1 is the insulation when voltmeter is connected between positive main and earth
R2 is the insulation resistance when the voltmeter is connected between negative and earth. RV is the resistance of the voltmeter. मान लो आइडियल केस में तो मैंने आपको बताया है कि वो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेकिन प्रैक्टिकल केस में उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। V1 जब आपका पॉजिटिव मेन और उसके बीच में कनेक्ट किया तब वोल्टमीटर की रीडिंग है। V2 आपका क्या है, नेगेटिव को कनेक्ट किया है तब उस समय आपका क्या है, रीडिंग है। और ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के अक्रॉस जो आपका ओवरऑल वोल्टेज है वो है E, उसको हमने E कंसीडर किया। अब इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वहां से करंट डिवीजन का रूल लगाते हुए E इक्वल टू, यहाँ पे देखो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे RV है, तो इसको सॉल्व करते हुए आपका I1 के टर्म्स में V1 को भी निकाला, उसके बाद E को भी निकाला, फिर इनका रेशियो निकाला, फिर उसके बाद जो फाइनली आपका देखो R1 और R2 की जो वैल्यू आई, क्योंकि बेसिकली तो यही है ना, ग्राउंड से पॉजिटिव के बीच में कितना इंसुलेशन है और नेगेटिव से ग्राउंड के बीच में कितना इंसुलेशन है, इसी चीज को हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था इन टर्म्स ऑफ जो वोल्टेज मेजर किया, जो आपका ओवरऑल वोल्टेज अप्लाई हुआ और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर है उसके टर्म्स में। तो दीज मेजरमेंट्स मस्ट बी मेड विद अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर whose resistance RV should be comparable with insulation resistance being measured. This method can not be used if one of the mains is earth and is generally applicable if the insulation resistances to be measured are more than 1 or 2 मेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आज हम लोगों ने दो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने स्टडी किया। ठीक है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड और उसके बाद आपका मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसको स्टडी किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। आवाज आ रही सबको? ठीक है, तो आज का क्लास आपका ओवर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट जब भी शेड्यूल होगा नेक्स्ट टाइम पे होगा। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।